ठीक है, आज हम लोग जो देखेंगे ना, हम देख रहे हैं कि सेबी आईसीडीआर 2018 जो है उसमें प्रमोटर को कैसे डिफाइन किया, हु इज ए प्रमोटर। अब प्रमोटर का वर्ड जो है, अगर आप रिकॉल करो तो कंपनीज एक्ट में भी आता है। हम्म। वहां पे क्या डिफाइन किया हुआ है, ये कहाँ पे आता है, प्रमोटर का रेफरेंस कहाँ होता है कंपनीज एक्ट में, डू यू हैव एनी आइडिया? डेफिनेशंस में। ठीक है, डेफिनेशन में प्रमोटर डिफाइन कर दिया, लेकिन ये यूज कहाँ पर होता है? एनुअल रिटर्न। ठीक है, उसके अलावा कहीं ऑपरेटिव प्रोविजन है इश्यू कि? शेयर कैपिटल में। नहीं। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ कम हो गया तो प्रमोटर हैव राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर और समथिंग? हाँ, अगर है ना डायरेक्टर है ना मिनिमम से कम हो जाता है तो देन प्रमोटर हैज अ राइट टू ठीक है, इंक्रीज दैट तो हाँ, मिनिमम नंबर। तो इसका मतलब प्रमोटर का भी पहले क्या था, कंपनी एक्ट 13 से पहले प्रमोटर जो जैसा, उसका डेफिनेशन 56 में नहीं था कि प्रमोटर कौन होता है, क्या होता है और उसका क्या रोल है। हम्म। हम्म। तो अभी इन्होंने क्या ओके। किया, कंपनी एक्ट 13 में प्रमोटर को स्पेसिफिकली डिस्क्राइब भी किया, उसके बाद उसके कुछ फंक्शंस या कुछ रोल्स भी बताए, जैसे अभी आप बता रहे हो कि अगर मिनिमम से कम हुआ तो उसको राइट है एक डायरेक्टर डोमिनेट करने का। हम्म। हम्म। करेक्ट। तो प्रमोटर जो है कंपनी एक्ट में क्या डिफाइन हुआ है, एनी आइडिया? नो। ठीक है, तो प्रमोटर, सबसे पहले प्रमोटर का कंसेप्ट, हम किसी भी कंपनी के कंटेक्स्ट में हमें सबसे पहले कंपनी एक्ट ही देखना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, और उसको फिर हमें देखना चाहिए कि लिशन दी हुई है। तो एमसीए में जाके, सो मुझे तो ऐसे लेमैन डेफिनेशन ये मालूम है, प्रमोटर आर द पर्सन हु अकॉर्डिंग टू whom the board is accustomed to act, who controls the board. नहीं, ये ऐसी नहीं है। प्रमोटर की जनरल जो डेफिनेशन है, हु आर एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, Or whose name appears in the memorandum of association of the वो company as a सब्सक्राइब subscriber. सब्सक्राइब सब्सक्राइबर। अब Subscribe. देखते रहे, हाँ, टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है टेक्निकल डेफिनेशन। हाँ। ठीक है, कंट्रोल एफ, मोटर, प्रमोटर मीन्स ए पर्सन, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो अगर आज प्रमोटर करे तो प्रमोटर को पूरी तरह से डिकोड कर देते हैं कि प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप होते कौन है। ओके, इसका बढ़ा दो फॉन्ट। चलो, अब ये जो है डेफिनेशन 269 है कंपनीज एक्ट की, मीन्स ए पर्सन। अब ये आप मेरे को जरा पढ़ दो, फिर अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं किसी एग्जांपल को लेके। हाँ, according to section 269, promoter means a person who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92. अब इसको एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, ये कंपनी है राइट मूव लिमिटेड। अब मुझे बताओ ये प्रोस्पेक्टस कब इशू करेगी? When it has to go for a public offer, that is Okay. initial public issue या further public issue. उस प्रोस्पेक्टस में वो पूछता है कि काइंडली डिफाइन हु इज योर प्रमोटर, हु इज प्रमोटर ग्रुप। सो अगर आपने प्रोस्पेक्टस में मिस्टर गौरव एंड मिस अंजू को आपने प्रमोटर डिफाइन किया, वहां पे लिखा है कि ये हमारे प्रमोटर हैं राइट मूव लिमिटेड के। So for all purposes, this person will be remain as promoter only. ये फर्स्ट पॉइंट है, वन। सेकंड, Because his name is appearing in prospectus. हाँ, तो अगर किसी कंपनी का प्रमोटर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो सबसे पहले उसका प्रोस्पेक्टस में देखो कि इन्होंने किसको डिफाइन किया। अगर उस कंपनी ने आईपीओ लाया ही नहीं है तो पहला पॉइंट तो नॉट एप्लीकेबल हो गया। Yes. क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो कि प्रोस्पेक्टस आईपीओ एफपीओ की स्टेज पे आएगा। अगर आज आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है तो आपका कौन सा आईपीओ या एफपीओ या प्रोस्पेक्टस आया? तो तब आपका क्या आएगा कंपनी के केस में, साल के एंड में आप बनाओगी एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न। हाँ। अब आपको याद है, अगर हम एनुअल रिटर्न भरते हैं तो वो पूछते हैं कि कितने मेंबर प्रमोटर के हैं और कितने पब्लिक के हैं, हाँ, MGT 7 में वो सारी है ना? डिटेल्स तो देते इसका हैं। मतलब यहाँ पे एनुअल रिटर्न का मतलब है MGT 7।
देयर यू डिफाइन कि हाउ मेनी प्रमोटर्स आर देयर, तो जिनको आप वहां पे प्रमोट डिफाइंड एज प्रमोटर, राइट, सो वहां पे आपने इन्हीं को ही डिस्क्लोज किया हुआ है। सो ये कंपनीज एक्ट से पहला रूल है, अगर आपको प्रमोटर आइडेंटिफाई करने, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो सबसे पहले आप ढूंढो प्रोस्पेक्टस। इसको कैसे समझो, अभी इनकम टैक्स वालों ने रेड करनी है और उनको प्रमोटर्स के घर पे रेड करनी है, ओके, तो वो कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले वो कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखेंगे। ये दो पब्लिक डॉक्यूमेंट से दे ट्राई टू फाइंड आउट कौन है कौन प्रमोटर है जिसके घर में जाके हम रेड करें। हाँ, तो अगर वो देखेंगे अरे ये तो कंपनी तो अभी प्राइवेट कंपनी की स्टेज पे है, इसने तो कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है, तो फिर बोलेंगे चलो आरओसी की साइड से एनुअल रिटर्न निकालो। अब एनुअल रिटर्न में लिखा होगा कितने डायरेक्टर हैं, कितने प्रमोटर हैं, कौन शेयर होल्डर है, उनमें से कितने प्रमोटर, सब हम क्लासीफाई करते हैं, डायरेक्टर को भी क्लासीफाई करते हैं कि कितने प्रमोटर डायरेक्टर हैं, कितने नॉन प्रमोटर डायरेक्टर हैं, और डायरेक्टर्स की डिटेल भी देते हैं, डिटेल्स देते हैं, कॉम्पोजिशन सब कुछ। हाँ, तो ये आपको प्रमोटर वहां से मिले। तो सबसे पहले कंपनी एक्ट कहता है कि प्रमोटर वो आदमी है जिसका नाम प्रोस्पेक्टर में या एनुअल रिटर्न में आपने प्रमोटर कह के लिखा है, ये तो कंपनी चूज करती है ना। तो गलती से अगर आपने इंडिपेंडेंट का नाम भी प्रमोटर लिख दिया तो कंपनियां करती हैं गलतियां, बहुत सारी गलतियां करती हैं कि जब वो फॉर्म 32 फाइल करती हैं डील 12, तो उसमें कुछ भी कैटेगरी लिखी है लेकिन एनुअल रिटर्न में अपनी चॉइस से लिखती रहती है कि ये प्रमोटर है ये नहीं है। तो जब आप किसी भी डायरेक्टर का डील 12 फाइल करते हो उससे आप चूज करते हो कि ये प्रमोटर है कि नॉन प्रमोटर है, नॉन प्रमोटर। हाँ, और उसी हिसाब से आपको एनुअल रिटर्न में भरना चाहिए। हाँ, ये मतलब अगर डिफरेंट पर्सन इज फाइलिंग दैट टू फॉर्म्स, मतलब जो DIR है कोई और ने फाइल किया था, जरूरी नहीं है ना सेम पर्सन, और वो अगर वो बंदा देखा नहीं उसका DIR जो उन्होंने फाइल किया, देन देयर विल बी अ मिसमैच, वो अपने ओन से एज्यूम कर लेगा। हाँ, तो इसलिए वो एज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस हैं। अगर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, अनरिलेटेड डायरेक्टर को आपने प्रमोटर कह दिया तो जैसे उसका, नॉमिनी डायरेक्टर्स को। हाँ, हाँ, तो फिर उसको हटाना मुश्किल है, ओके, क्योंकि इसमें कैसा है, अगर एक बार कंपनी लिस्ट हो गई और किसी को आपने प्रमोटर डिस्क्लोज कर दिया तो उसको वो हटाने के लिए ना एक बहुत लंबा प्रोविजन है। मतलब उसके लिए हमको वो हाँ, रिक्लासिफिकेशन रेगुलेशन 31, प्रोविजंस। हाँ, वो जो ओके, ओके, रिक्लासिफिकेशन के प्रोविजन है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ये डिफाइन करने के लिए कि प्रमोटर कौन है और प्रमोटर ग्रुप कौन है। अगर सपोज आप एक प्रमोटर ग्रुप के पर्सन को भी आप प्रमोटर डिफाइन कर दो, तो जो टेस्ट आप प्रमोटर के लिए कर रहे हो वो प्रमोटर ग्रुप के पर्सन के लिए भी उतने लोग और इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके, जैसे अब सिंपल बोलता हूँ, एक लिस्टेड कंपनी में, राइट मूव में सिर्फ आप और मैं प्रमोटर हैं, तो जो भी रिलेशनशिप बनाए जाएंगे, जो आप पढ़ रही थी कि प्रमोटर में कौन कौन होते हैं या प्रमोटर ग्रुप में कौन कौन होते हैं, केवल वही नाम आएंगे। अब जिनके नाम आए अगर उनको भी हम प्रमोटर दिखा दें तो उनके भी भाई बहन चाचा ताऊ सब आ जाएंगे। हाँ, तो इसलिए ये बहुत क्लियरली हमको डिमार्केट करना पड़ता है कि किसी कंपनी में कोर प्रमोटर कौन है और प्रमोटर ग्रुप कौन है जो अपना स्टेटस उन प्रमोटर के रिलेशन में निकाल रहे हैं। ओके, आप समझे ना, अगर सपोज हाँ, मेरी स्पाउस जो है वो प्रमोटर ग्रुप बनेगी, ओके, ओके, मेरे पिताजी मेरी माताजी वो प्रमोटर ग्रुप बनेंगे क्योंकि वो मुझसे रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं उनको भी प्रमोटर डिफाइन कर दूं तो उनके माताजी उनके भाई बहन वो सब प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में आएंगे और वो लोग प्रमोटर में आ जाएंगे, तो आपको उतने रिलेशनशिप और मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके। आप समझे इसका So बेसिक we should be very careful while defining the first step itself, promoter हाँ, itself, because if promoter का जो designation है that itself is wrong, then उनके पीछे और 6 जितने लोग हैं relations। वो सब भी ऐड हो जाएंगे और आपका काम बढ़ जाएगा क्योंकि आपको हर एक की ओके, डिटेल फिर स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ेगी। ओके, ओके, बिकॉज मैं जो भी बात कर रहा हूँ हम लिस्टेड के कंटेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं क्योंकि इनके हाँ, इम्प्लीकेशन मोस्टली लिस्टेड कंपनी में ही आते हैं। अभी कैसा होता है, अगर लिस्टेड कंपनी ने नॉन कंप्लायंस की तो प्रमोटर ग्रुप के सारे शेयर फ्रीज हो जाते हैं। ओके, अब अगर आपने इन प्रमोटर के साथ प्रमोटर ग्रुप वालों को भी प्रमोटर दिखाया तो कम से कम 100 लोग और इंक्लूड हो जाएंगे जिनके शेयर फ्रीज हो जाएंगे। ओके, तो इनको स्ट्रिक्टली कैसे डिफाइन करना है, जो एक्ट में डेफिनेशन दिया है प्रमोटर की उसके हिसाब से ही डिफाइन करना है आपको। ओके, ओके, तो ठीक अभी है। हम लोगों ने ये किस कंटेक्स्ट में लिया, ये हमने लिया अगर एक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है
कंपनीज एक्ट में प्रमोटर किसको कहते हैं? तो पहला क्लॉज आ गया जो प्रोस्पेक्टस में डिफाइन हो या एनुअल रिटर्न में डिफाइन हो। हाँ, उसके बाद बी पॉइंट क्या है? who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. So यहाँ पर कंट्रोल का डेफिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट कि व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल, तो व्हाट इज कंट्रोल। कंट्रोल की क्या डेफिनेशन है? तो व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल इज या तो आप शेयर होल्डर हो या तो आपका नहीं नहीं डायरेक्टर नहीं और नहीं मैनेजमेंट नहीं 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 50% और मोर ये ऑफ देखो, दी। नहीं सुनो ना, हर चीज टेक्निकल है, कहीं पे भी लेमैन की लैंग्वेज यूज नहीं करनी जहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में ही दी हुई है। control shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert directly or indirectly, including by virtue of their shareholding management rights या shareholders agreement or voting agreements or in any other manner. अभी कभी भी इतना जब गोलमोल लिखा हो ना, इसको कैसे पढ़ने का, इसको टुकड़ों में बांटो। shall include first right to appoint majority of directors, second control the policy decision or management decisions. Okay. अभी ये एक्सरसाइज कैसे होगा? एक्सरसाइजेबल बाय ए पर्सन और पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट। कैसे? डायरेक्टली और डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं आपको टुकड़ों में बांट के दिखा रहा हूँ कि प्रोविजन को कैसे पढ़ते हैं। बाय virtue of A their shareholding or management right or shareholder agreement या voting agreement। और अब इसको पढ़ो, देखो आपको बहुत इजी होगा। कंट्रोल किसे कहते हैं? पढ़ के दे दो क्या कह रहे हैं। मैनेजमेंट राइट्स क्या होते हैं, मतलब व्हाई डू दे? अभी अब समझो आपका एक होटल है, आप एक होटल ऑन करते हो, लाइक लीला होटल आप ऑन करते हो, शेयर होल्डर हो, मालिक हो, लेकिन आपको नहीं चलाना। ओके, आप क्या करोगे? एक मैनेजमेंट एग्रीमेंट करोगे। ओके, आई डेलीगेट माय मैनेजमेंट पावर्स टू अदर्स विया तो अग्रीमेंट। अब जो किसको अपॉइंट करना है, क्या मेन्यू रखना है, रेट क्या रखने हैं, ये सब मैनेजमेंट अब कौन कर रहा है? कोई थर्ड पर्सन जिसको मैंने अपॉइंट किया। तो उसको मैनेजमेंट राइट्स कहते हैं, क्यों? आपको मैनेजमेंट के राइट दे दिए। ओके, अभी इसको कंट्रोल की डेफिनेशन लो कि पहले ये लो कि किस कंटेक्स्ट में आ रहा था, फिर कंट्रोल को पकड़ो। अब हम कहते हैं प्रमोटर कौन होता है। अब यहाँ पे आपको हर एक के आगे, सपोज मैं हूँ गौरव, ठीक है। अब मुझे अगर बोलो कि मेरे पास कंट्रोल है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? एक एक क्वेश्चन का आंसर लोगे। ए का आंसर, क्या मेरे को मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट है? ओके। अब ये कैसे चेक करोगे कि मेरे को राइट है कि नहीं? ये मैं कैसे चेक करूंगी? बिकॉज ही इज अ पर्सन हु इज यू नो फिक्सिंग द, मतलब उनके रेफरल से कोई आ रहा है या अपॉइंट तो बॉडी, अपॉइंट तो बॉडी कर रहा है। he is a managing director and he is a person who is suggesting कि person has to get appointed on my board. सजेशन और राइट में फर्क है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है, maybe through an agreement he gets the right। हाँ ये देखो, अब यहाँ से ये आएगा। मैं क्यों बोला, मैं इसलिए बोला, अब आपकी टेंशन यहाँ पे लो। इंक्लूडिंग बाय विर्च्यू, आप क्या चेक करोगे? मेरी शेयर होल्डिंग है, मेरे पास 75% शेयर्स हैं कंपनी के। एज ए शेयर होल्डर आई कैन रिमूव द एंटायर बोर्ड, अपॉइंट द एंटायर बोर्ड। हाँ, तो मैं अपनी शेयर होल्डिंग से ये राइट ले सकता हूँ। हाँ, मतलब अगर मेरे को चेक करना है आपको कि मेरे को कंट्रोल है कि नहीं, मैं प्रमोटर हूँ कि नहीं, तो मेरे पास इतनी शेयर होल्डिंग है कि मैं पूरा का पूरा मेजोरिटी चेंज कर दूं बोर्ड को, तो वो कभी हो सकता है। because I am a majority shareholder। तो ये, तो मैं क्या बना? इस कंपनी का प्रमोटर बन गया। मुझको इस कंपनी के सारे अफेयर्स चलाने का राइट है। मेरा मैनेजमेंट एग्रीमेंट है जहाँ पे मुझको राइट्स दिए हुए हैं कि ये कंपनी मैं ही चलाऊंगा।
Okay. और उसे उन एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि मैं बोर्ड को चाहे तो मैं चेंज कर सकता हूँ। Okay. आपको हर चीज में ये दो चीज करना है, या तो ये राइट होना चाहिए या ये राइट होना चाहिए। Okay. राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट डिसीजन, लाइक मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि आप बिना मेरी कंसेंट के कोई भी बिजनेस एग्रीमेंट नहीं कर सकते एक्सपेंशन का। Okay. तो एम आई कंट्रोलिंग और नॉट? Yes, because you are not allowing the person to expand or diversify. So that means I am controlling the management or policy decisions. Yes. तो अब ये कंट्रोल की डेफिनेशन एक बार एक सांस में पढ़ जाओ, फिर अपन उसको देखते हैं कि ये वही आ रहा है कि नहीं। कंट्रोल शैल इंक्लूड, Okay. Control shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions. How? Through a person or acting individually or in concert, whether directly or indirectly, by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreement, voting rights, or in any other manner. ठीक है। अभी हम किस कंटेक्स्ट में पढ़े थे? हम इस कंटेक्स्ट में पढ़े थे कि हु इज ए Promoter प्रमोटर। के definition हाँ, से, प्रमोटर हाँ, मीन्स ए पर्सन who has control over the affairs ऑफ द कंपनी, company वेदर एज ए शेयर directly or होल्डर, डायरेक्टर indirectly. और अदरवाइज। अदरवाइज क्यों करते Other, हो? मैनेजमेंट राइट्स में कवर हो सकता है। हाँ, वोटिंग राइट्स में भी हो सकता है। कोई जो जेवी पार्टनर है या कुछ है, उसने अपने एग्रीमेंट में जेवी कंट्रोल लिया हुआ पार्टनर, है, हाँ। तो ऐसा कोई भी पर्सन, ये आपको फिर निकालना पड़ता है। देखो ऊपर जो है वो आपको प्लेट पे प्रेजेंट होके मिलता है, एनुअल टर्न Okay. में या उसमें क्या लिखा है वो आप देखोगे और आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज आप कैसे निकालोगे एज ए थर्ड पर्सन? ये you need to इन्वेस्टिगेट। like indirectly. But my question is, अगर suppose कोई प्राइवेट कंपनी होता है, मतलब it's not a public company at all, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने कोई मैनेजमेंट राइट्स ऐसे कुछ हाँ, तो मैं एंटर किए हैं? यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज है ये प्लेट पे प्रेजेंटेड नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन के टाइम निकलेगी। सपोज कोई चीज हो गई जो गलत हुई, सो जो ओके, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो ये पॉइंट को ढूंढेगी। वो ओके, वहां पे जाके उनको ये प्रेजेंट करेगी, तुम्हारा कोई शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट हुआ है, मैनेजमेंट एग्रीमेंट हुआ है, वो सब हमारे सामने रखो। फिर उस एग्रीमेंट को पढ़ेगी और उसमें देखेगी किस पर्सन को ये सब राइट्स दिए हुए हैं। ओके, ओके, अगर उस एग्रीमेंट में निकला कि गौरव को ये सब राइट दिए हुए हैं कि वो मेजोरिटी राइट या बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल कर सकता है, सो दे विल फाइंड आउट ये प्रमोटर है, इसको अंदर करो। ओके, इट इज ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ये पूरा पता। हाउ यू विल फाइंड आउट, ओके, ये कई जगह प्रोविजन देखना जहां पे भी ये लिखा है ना, और एनी अदर पर्सन इन अकॉर्डेंस विद बोर्ड इज अकस्टम टू एक्ट, ये सब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे एस्टेब्लिश करने वाले पॉइंट है। ओके, सामने वाला बोलेगा कि आप कंट्रोल कर रहे हो, वो बोलेगा देखो मैं इन रीजन से कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता हूँ। ओके, उसके ऊपर जो प्रोविजंस रहते हैं जहाँ पे भी ये लिखा होता है उसका एकदम क्रिस्टल क्लियर प्रोविजन रहते हैं कि ऐसा होगा तो ये आदमी, ऐसा होगा तो ये आदमी। तो पहले पॉइंट में ओके, उन्होंने क्रिस्टल क्लियर दे दिया एनुअल टर्न में। उसके बाद ओके, अगर उनको शक हुआ, अब मैं बोलूँ एनुअल टर्न में ड्राइवर्स के नाम निकले डायरेक्टर्स की जगह, ओके, ओके। तो अब आप डायरेक्टर्स को प्रमोटर मान लोगे क्या कि बस यही है, इनको ही अंदर करो? क्या आप उसके आगे एक स्टेप और आगे जाओगे कि नहीं, उन ऑब्वियसली आई विल गो फर्दर टू तो नो कि उस टाइम आप एक्चुअली किस डेफिनेशन का सहारा लोगे? तब बी का सहारा लोगे, बी का सहारा। ओके, राइट? यस सर, बीच आई में केस होते हैं ना अंडरस्टैंड। कि वो कंपनी इन्वेस्टिगेशन में जाती है तो पता चलता है डायरेक्टर जो है और शेयर होल्डर है वो तो ड्राइवर थे या प्यून थे। तो फिर कोर्ट कहते हैं कि बताओ इसका रियल ओनर कौन है, कौन है इसका असली प्रमोटर। तो फिर वो लोग निकालते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कि किसके पास राइट है उन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का जो अभी अपॉइंट हुए हैं। ओके, तो ये कंट्रोल, तो ऐसा कोई पर्सन जिसके पास ये कंट्रोल है अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और कंट्रोल की डेफिनेशन है राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट डिसीजन। और ये कैसे हो सकता है कि आप इंडिविजुअली भी कंट्रोल कर सकते हो, लोगों के साथ मिलकर भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। और ये आपको राइट कहाँ से मिलते हैं? शेयर होल्डिंग से मिलते हैं, मैनेजमेंट एग्रीमेंट से मिलते हैं, वोटिंग एग्रीमेंट से और शेयर होल्डर एग्रीमेंट से। हाँ, अगर ओके, आपने शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनाए हो तो उसमें एक क्लॉज रहता है वो वीटो पावर्स वाले कि ये सब चीजें हमारी कंसेंट के बिना नहीं होंगी। ओके, शेयर, जब भी शेयर सब्सक्रिप्शन कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कंपनी में तो वो अपने लिए राइट्स रखता है कि ये सब चीजें बिना मेरी कंसेंट के नहीं होंगी।
तो अगर वो ऐसी मतलब है, हाँ अल्टीमेटली ही इज द पर्सन जो डिसाइड करता है कौन से रेजोल्यूशन में हाँ मुझे वोट करना है, वीटो पावर मुझे। नहीं अच्छा, करना, या वीटो पावर। ओके। तो ये क्लियर हुआ कंट्रोल की डेफिनेशन। हाँ। इसको कर दूं कंट्रोल जेड हाँ। जैसा लाए थे। कंट्रोल वाई, ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। ये कंट्रोल की डेफिनेशन हम लोगों ने ले ली, और छोटे कर देता हूँ क्योंकि ये यहाँ की नहीं है। तो बी पॉइंट था जिसके पास अफेयर्स हो कंट्रोल, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है एज ए शेयर होल्डर डायरेक्टर। और कंट्रोल की डेफिनेशन थी राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, या राइट टू कंट्रोल मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन। पॉलिसी डिसीजन। और थर्ड, इन अकॉर्डेंस विद इन हाँ अकॉर्डेंस in accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. ठीक है, ये फर्दर फिर से इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है। Okay. अभी जल्दी आपको तो मिनट्स में तो यही दिखेगा, बोर्ड कंसीडर द प्रपोजल। हाँ। लेकिन कई कई कंपनियों में क्या करते हैं, वो शेडो जो डायरेक्टर होते हैं, अब जैसे ड्राइवर की कंपनी बना दी, अब जब बोर्ड हाँ। मीटिंग होगी तो ड्राइवर डिसाइड करेंगे कि कंपनी को कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कि कोई और आदमी उनको डायरेक्ट कर रहा होगा कि तुम ये बोलना। हाँ, जिसने उन्हें अपॉइंट किया वही डायरेक्ट करेगा कि क्या हाँ, करना है। आप समझो ना, कई लोग करते हैं ना ऐसे शैम करने के लिए, जहाँ पे लगता है कि ड्राइवरों को पियूनों को डायरेक्टर बना देते हैं या एम्प्लॉइयों को, लेकिन उनको हाँ। करना क्या है, बोर्ड मीटिंग में कौन से डिसीजन लेने हैं, वो कोई आदमी बताता है उनको। हाँ। तो वो जो पर्सन है वो भी प्रमोटर माना जाएगा। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर हम इसको और इसमें प्रोफेशनल कैपेसिटी को क्यों एक्सक्लूड किया, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लॉयर की सलाह पे काम करता है, सीए की सलाह जी। पे काम करता है, तो वो लोग नहीं प्रमोटर बन गए, सीए या लॉयर हाँ, मतलब कंसल्टेंट्स नहीं बन इफ गए, जो दे गिव प्रोफेशनल। मी हाँ डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, दे आर नॉट द डायरेक्टर, हाँ, अब इसमें ये वर्ड है मतलब प्रमोटर। प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कौन होता है, जो बाय विर्च्यू ऑफ सम डिग्री इज ऑथराइज टू गिव यू सर्विसेज। अगर आप सीएस हो तो जब तक आपके पास सीएस का सर्टिफिकेट नहीं है, यू कांट कॉल योरसेल्फ एज ए सीएस प्रोफेशनल, क्योंकि ओके। प्रोफेशनल के पीछे एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, डॉक्टर, लॉयर, सीएस, सीए, इंजीनियर, हाँ, आर्किटेक्ट, हाँ, ठीक है। राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी बिना डिग्री के बोले सर मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं इनको सर्विस दे रहा हूँ। सो ये पॉइंट में वी हैव टू इंश्योर कि वो बंदे के पास प्रोफेशनल कैपेसिटी, प्रोफेशनल वाली हाँ डिग्री हो, देन वी कैन सब्सटैंशिएट दिस पॉइंट। हाँ, कि वो आदमी जो है वो प्रमोटर नहीं है, वो सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में ही सलाह दे रहा था। तो अगर मैं सलाह इसको दे रहा था। इसको अगर सम अप करूँ कंपनीज एक्ट वाले को, कंट्रोल एक्स, ये तीनों प्रोविजन हमने पढ़ लिए, इनको मैं डालता हूँ ऊपर प्रमोटर के, कंट्रोल जेड। ओके 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 ओके, ठीक है। अभी तो सम अप में हम क्या कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से राइट मूव के कंटेक्स्ट में, आईपीओ में अगर आपको प्रमोटर दिखाया, मेरे को प्रमोटर दिखाया, तो हम प्रमोटर हो गए। एनुअल रिटर्न में हमको दिखाया तो हम प्रमोटर हो गए। उसके अलावा क्या था, कंट्रोल, द प्रमोटर कंट्रोल्स हु द कंट्रोल्स दी अफेयर्स। और कंट्रोल का अफेयर्स ऑफ द कंपनी सिंपल कंसेप्ट था मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। या शेयर होल्डर्स। नहीं नहीं, यू हैव राइट टू नहीं, अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर और majority कंट्रोल of director। मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन, समरी में, राइट, यही हाँ। मतलब है। सो ये जो हाँ। पर्सन हु है जो कंट्रोल कर रहा है, ये भी प्रमोटर माना जाएगा। और फोर्थ पॉइंट में था ऑन The person whose according to whose instructions instructions। बोर्ड accustomed टू एक्ट। बोर्ड है, पूरा बोर्ड, किसी डायरेक्टर की बात नहीं हो रही, पूरा बोर्ड, हाँ। टू एक्ट, राइट। क्यों इसमें बोर्ड लिखा है, अभी नॉमिनी डायरेक्टर तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ही काम करता है, हाँ। तो अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी प्रमोटर नहीं हो जाएगी ना, लेकिन पूरा का नहीं, पूरा। बिकॉज हाँ, क्योंकि वो बोर्ड नहीं है, एक इंडिविजुअल डायरेक्टर अपने आप में पूरा बोर्ड नहीं है। दैट इज व्हाई ही हैज गिवन वो पूरा शब्द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ ओके। ठीक है, तो ये कंपनी एक्ट के हिसाब से 4 कैटेगरी है प्रमोटर की, जिसमें दो डेफिनेटिव है और 2 इन्वेस्टिगेटिव है। इन्वेस्टिगेटिव है, हाँ। अब आ जाओ, आपने जो लिस्ट आईसीडीआर पढ़ा, ठीक है, शैल इंक्लूड एज ए पर्सन। अब आपको ये देखना है कि क्या ये सेम चीज बोल रहा है कि नई चीज बोल रहा है।
ये भी कोई हम्म, डेफिनेशन बनाते हैं तो कहाँ से लेते हैं डेफिनेशन? लो पढ़ो पहले अभी, ये एज पर ICDR। हम्म। तब आपको ये, Promoter shall हाँ, include, इसमें देखना है कि हाँ, क्या एडिशनल है अदर देन कंपनीज एक्ट। हाँ, हम्म so promoter shall include a person who has been named as such in a draft offer document or offer document, or is identified by the issuer in the annual return referred to in section 92 of the Companies Act. तो ये So पहले इसमें जो ये सेक्शन 92 है ये मैच कर रहा है कंपनीज एक्ट से, और ऑफर डॉक्यूमेंट यानी प्रोस्पेक्टस, की जगह राइट? उसने लिख दिया ड्राफ्ट ऑफर या ऑफर। ड्राफ्ट में लिखा लेकिन फाइनल में नहीं लिखा तो भी माना जाएगा। जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हम सेबी पे हाँ, फाइल करते हैं, मतलब रेड हेरिंग हाँ, प्रोस्पेक्टस करते RHP होंगे, या हाँ, या या तो फाइनल वो पे। शेल्फ हम्म प्रोस्पेक्टस करते होंगे, हम्म या जो भी, मतलब विच एवर इज अप्लीकेबल टू देम। लेकिन दोनों का कंटेक्स्ट वही है कि वो प्रोस्पेक्टस ही होता है। अगर आप ऑफर हाँ, डॉक्यूमेंट भी बोथ बोलते आर हो टर्म्ड एज, हाँ, तो आप प्रोस्पेक्टस DRHP ही बोलो, बोला जाता RHP बोलो, प्रोस्पेक्टस बोलो, तो होता है ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है वो प्रोस्पेक्टस की है। जगह पे ही है, तो सेम ही वर्ड यूज हुए। हाँ, तो आपको अगर so this लिस्टेड, first हाँ, point is similar. सेम हो गया। Hmm. अब सेकंड पे आ जाओ। So second is who has control over the affairs of the issuer. Issuer yani company, हम्म directly or indirectly, whether as a shareholder, director, otherwise. It is as it is. मतलब सेम कंपनीज एक्ट वाला है। कंपनीज एक्ट वाला है, थर्ड वाला भी सेम कंपनीज एक्ट वाला ही है। प्रोवाइडेड दैट, Provided that हाँ shall apply to a person, it's not applicable to that person who is acting in merely a professional capacity. यहाँ तक सब सेम चल रहा है। इसको मैं कॉपी कर दूं ऊपर कि ये हमने पढ़ लिया हाँ, ऑलरेडी, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो दैट मीन्स पहली चीज आप ये बोल सकते हो कि कंपनी एक्ट की डेफिनेशन और इनकी डेफिनेशन सेम है। हाँ, प्रोस्पेक्टस जो है वो हाँ, कंपनी एक्ट से ही आ रहा है, हाँ, राइट? यही लिखा हुआ था उसने। सिर्फ क्या किया, ऑफर हाँ, डॉक्यूमेंट और एनुअल रिटर्न एक साथ लिया, कंट्रोल लिया हम्म, और एक कस्टम टू एक्ट लिया। हम्म, वहाँ 4 पॉइंट लिखे, हाँ, यहाँ 3 लिखे, लेकिन पॉइंट वही 4 कवर किए। हाँ, तो यहाँ तक डेफिनेशन प्रमोटर की जो आपने पढ़ी हुई है वो एग्जैक्टली कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है। इट्स मैचिंग, हाँ, ओके, तो अभी प्रोवाइडेड फर्दर दैट क्या है? हाँ, ये है प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, फॉरेन portfolio investor other than individuals, corporate bodies, and family offices, mutual funds, venture capital fund, alternative investment fund, foreign venture capital investor, insurance company registered with IRDA, and or any other category as specified by the board from time to time, shall not be deemed to be a promoter merely by virtue of the fact that they are holding 20% or more of the equity share capital of the issuer हम्म, is held by such person unless such person satisfy other requirement prescribed under these regulations. ठीक है। अब ये जो कैटेगरी दी तो है ये मैं आपको बेसिकली, एक इसका हम्म मैं आपको एक समरी बोलती हूँ, ये हम्म क्या बोल रहा है। हम्म ये बता रहा है कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई बैंक हमें लोन देता है और वो है ना, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ दैट रिलेशनशिप ही होल्ड्स 20% इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, मतलब सर्टन कंडीशंस, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं या वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, they invest in our company to the extent of 20%, just because they are investing up to 20% or more, they don't become the promoter. सही है। इसमें लोन का कंसेप्ट नहीं है, बाकी पूरा सेम है। तो यहाँ पे अगर आप इसको समराइज करोगी तो इसको एक छोटी सी कैटेगरी में लिखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशनल Investors. इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक और फॉरेन, हाँ, फॉरेन, डोंट बिकम प्रमोटर। यही बोल रही ना, प्रमोटर हाँ, ओनली इफ because they are in they have if a they stake of by 20%. reason of holding shares in listed company more than 20%, unless they satisfy other Other conditions. requirements. Other conditions क्या है? अब अदर कंडीशन है, दे कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन, they control right to appoint majority of these directors, so then they will become promoter.
yes, other conditions मतलब वो भी होना चाहिए, right? अब ये जो आपने पढ़ी ना ऊपर अदर कंडीशंस, ऊपर वाला जो कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और ये तीन where the चीजें board is ये accustomed, ये देखो, कंट्रोल दी अफेयर में आपने पढ़ा था राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर या राइट टू अपॉइंट। right? हाँ, अब 20% शेयर होल्डिंग लेके अगर एग्रीमेंट में ये लिखवा ले कि मैं सारे डायरेक्टर मैं ही नॉमिनेट करूंगा, मेरी कंसेंट के हाँ, बिना आप डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते, तो इसको प्रमोटर हाँ, बन जाएगा ये। हाँ, लेकिन बन जाएगा। अगर ये प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, इसने मार्केट से लेके सिर्फ शेयर डाल दिया आपकी कंपनी में, इन्वेस्ट कर दिया, हाँ, तो इसको ऐसा हाँ, कोई राइट तो है नहीं। मीटिंग में भी राइट तो मेजोरिटी का होता है, 51% का ही हाँ, होता है जब भी मीटिंग होती है, करेक्ट। हु हैज द कंट्रोलिंग शेयर होल्डर। तो उस केस Who में has ये more than 50, मेजोरिटी, 51%? नहीं हाँ, 51 का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये थोड़ा सा मिसनोमर है। अगर एक कंपनी में चार शेयर होल्डर हैं, एक के पास 20 है, एक के पास 25 है, एक के पास 26 है और एक के पास 14 है, तो किसी के पास भी ओके, 51% नहीं है। मतलब जिसके पास में मेजोरिटी है, जैसे हमारा इलेक्शन है, फर्स्ट पास द पोस्ट हम्म सिस्टम वैसा होगा। कंट्रोलिंग अच्छा, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसके पास है, दैट पर्सन विल ओके, बिकम द प्रमोटर। सो इट हैज नथिंग टू डू विद 50 या 51%, किसके पास में भी वो तो सबसे आपका ज्यादा क्या है। लिखते हो, 51% वो लिखते हो जब रेजोल्यूशन कौन सा पास होता है, तो जब आप लिखते हो कि ओके, 51% से ज्यादा शेयर फेवर में आए, तो वहां पे 51% ऑफ शेयर पोल्ड की बात करते हैं। लेकिन ओके, प्रमोटरशिप ओके, डायरेक्टरशिप करने के लिए 51% कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक आदमी 10% रह के भी प्रमोटर रह सकता है। ओके, क्योंकि बाकी के शेयर होल्डर्स में भी होल्डिंग लेस देन नहीं 10%। नहीं, दे मे बी होल्डिंग मोर देन 20%। अच्छा मैं आपको Okay, because they एग्जाम्पल are देता हूँ, not, सुनो okay, they are not हाँ controlling the affairs of the issuer and all यस, that. That's why. मैं आपको समझाता हूँ। लाइक अब ये भारत पे ये सब चल रहे हैं, ये जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी, सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होगा, मियाँ बीवी 100%। धीरे धीरे वो अपने स्टेक डाइल्यूट करते गए, लेकिन उन्हें Okay, किसी को भी राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर नहीं दिया, बोर्ड सीट दी, लेकिन किसी को ये नहीं कहा कि okay, तुम ही सब अपॉइंट करोगे। ऐसे करते करते उनकी शेयर होल्डिंग 9% रहेगी, okay, लेकिन स्टिल दे आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। व्हाई? बिकॉज दे वर डिफाइंड इन द प्रोस्पेक्टस एज सच, दे वर डिफाइंड इन द एनुअल रिटर्न एज सच, और जितने भी शेयर होल्डर आ रहे हैं वो सब पब्लिक कैटेगरी में जा रहे हैं, क्योंकि okay. आपने ऊपर ही पढ़ा कि अगर आप 20% से ज्यादा भी होल्ड कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी बाकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो आप प्रमोटर नहीं हो। नहीं है, हाँ, अभी पढ़े हैं। करेक्ट। तो इसका मतलब दोनों की कंबाइंड रीडिंग क्या होगी, जो अपनी एग्जाम्पशन आपने पढ़ी कि so long as you are a financial investor without having हम्म, right to control the affair, ओके, you are treated as a public shareholder। you are treated as a public shareholder, you will not be It, classified as a promoter. हाँ दैट मीन अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया तो आपके शेयर फ्रीज नहीं होंगे, Okay, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट, अभी सपोज एसबीआई है, एसबीआई ने किसी कंपनी में 20% स्टेक हेल्ड किया हुआ है, प्रमोटर नहीं है, हाँ, लेकिन उसने अपनी सब्सिडरी में 20% स्टेक हेल्ड किया हुआ है अपनी किसी ग्रुप कंपनी में, और वहां पे उसको then राइट है अपॉइंट करने का। then he is a promoter. समझे ना? तो अगर हाँ, तीन हाँ, तीन कंपनियां, सपोज एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये चारों मिलके एक नई कंपनी प्रमोट करते हैं, ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं, एसपीवी बनाते हैं, तो उस हाँ, कंपनी के प्रमोटर कौन होंगे? यही चारों। ये चारों बैंक, हाँ, तो ये प्रोविजन उसलिए नहीं है क्योंकि अब उनके पास कंट्रोल है, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दे हैव कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। okay, so we have to concentrate on 2 points. हम्म It's not about shareholding only, it's whether they are able to control the management of that company or हाँ affairs of the हाँ, company. unless the other condition are satisfied, और other condition में था control the affairs, or the board is accustomed to act as per you, or you are defined in as promoter in the Annual prospectus or annual return, return। okay, हाँ, okay, क्लियर? correct, clear. अब आ जाओ प्रमोटर ग्रुप में। अब प्रमोटर ग्रुप जो है वो Hmm. ब्रांचेज है, किस ट्री की ब्रांचेज है? प्रमोटर की ब्रांचेज है। Okay, तो जितने आप प्रमोटर बनाओगे उतने ट्रीज खड़े कर दिए, उतनी ब्रांचेज आपको बनानी पड़ेंगी। okay, तो आप ये that's भी, why we should be very careful while हाँ defining the promoter. हाँ, बिकॉज ऐसा है ना कि अब उस वजह कंपनी है, उसमें मम्मी डैडी लड़का बहू सास सब शेयर होल्डर है लिस्टेड कंपनी में। Hmm. अगर आपने सबको प्रमोटर कह दिया तो उतने ट्रीज बन जाएंगे, Hmm.
और जितने भी Okay. आप नीचे टेस्ट आप देख रहे हो वो हर एक ट्री के लिए आपको अपनाने पड़ेंगे। Okay. सो दैट मीन्स जो आप लिस्टेड कंपनी में 10 प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप होने चाहिए थे, वहां की जगह 80 नाम आ जाएंगे। अब उसमें से किसी ने भी कोई शेयर होल्ड किया तो वो आपको उसको डिस्क्लोज करना है। हाँ। ठीक है, तो अब ये प्रमोटर ग्रुप को इसे मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक ट्री है कि एक पर्सन के जितने भी आप प्रमोटर डिफाइन करोगे, ये सारे टेस्ट हर एक पर्सन के लिए आपको करने पड़ेंगे। Okay. अगर आपने मियाँ बीवी को प्रमोटर डिफाइन किया तो हस्बैंड के लिए भी करने पड़ेंगे, वाइफ के लिए भी करने पड़ेंगे। So suppose I name one person as a promoter, तो अगर वैसे अगर 7 promoters है तो वो सारे 7 individuals के लिए I have to ये पूरा draw प्रमोटर ग्रुप those निकालना blank. पड़ेगा। Okay. Okay. आपको उन सबसे ये शीट देके उनको हर एक के आगे नाम लिखवाना पड़ेगा। Okay. और अभी ये बहुत जल्दी अमेंडमेंट भी आने वाली है, जहाँ पे शेयर्स हो या ना हो, ये पूरे ग्रुप को आपको डिस्क्लोज करना है। एज ऑफ नाउ लिस्टिंग में क्या रिक्वायरमेंट है, जब भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देते हैं तो केवल वो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप जिसके पास शेयर है उनके ही नाम डिस्क्लोज करते हैं। Okay. Okay. राइट, तो तो ये अभी पूरी irrespective of the shares held हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा अभी फ्यूचर आया में। नहीं है, ऐसा प्रपोजल चल रहा है। लेकिन जब आप Okay. आईपीओ लाते हो या प्रोस्पेक्टस लाते हो, राइट इशू लाते हो, जहाँ पे भी आप ऑफर डॉक्यूमेंट करते हो, उन्होंने अब ये भी हाँ। बोलूं कि आपको उन्होंने ऑफर डॉक्यूमेंट क्यों यूज किया, क्योंकि खाली प्रोस्पेक्टस नहीं, राइट इशू में भी आपको ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। ऑफर फॉर हाँ। सेल करते हो तब भी ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। हाँ। तो लिस्टेड कंपनियों में अलग अलग टाइप के ऑफर डॉक्यूमेंट हो सकते हैं अदर Okay. देन आईपीओ एफपीओ। राइट इशू के लिए भी ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। हाँ, राइट्स इश्यू में इवन प्राइवेट कंपनी के लिए भी ऑफर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके वो शेयर होल्डर्स को भेजना हाँ पर पड़ता ठीक है, है। पर अभी हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो लिस्टेड कंपनियों के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। हाँ। और अभी हाँ। तक जो हमने पढ़ा है कि लिस्टेड कंपनी में जो डेफिनेशन है प्रमोटर की, वो कंपनीज एक्ट से आई है। पहले मैंने आपको वो हाँ। इसलिए पढ़वाया कि आप जो लिस्टिंग पढ़ रहे हो या आईसीडीआर पढ़ रहे हो, इसमें प्रमोटर जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन है वही उन लोगों ने कॉपी मारा है। ओके। उसमें सिर्फ हाँ। उन्होंने एक क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा दे दी कि प्रोस्पेक्टस की जगह ऑफर डॉक्यूमेंट यूज कर दिया, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में डिफरेंट टाइप के ऑफर डॉक्यूमेंट बनते हैं, चाहे राइट इशू हो, बायबैक हो, आईपीओ एफपीओ हो, डी लिस्टिंग हो, हर एक में कोई ना कोई ऑफर डॉक्यूमेंट बनता है। Okay, so it includes all kind of offer documents. यस, Okay. ठीक है। अब बात करो प्रमोटर ग्रुप की। अब यहाँ पे कैसे होता है, ये बड़ी सी रामायण ना बहुत ईजी है समझने के लिए। सिर्फ प्रमोटर पे अपना नाम लिखो। Okay. अब देखो आपको ना हर एक का आंसर मिलेगा, Okay. देती जाओ आगे। इमीडिएट तो रिलेटिव immediate relative of the promoter भरती जाओ। और एनी immediate relative में क्या है? Spouse of that person बोलो, नाम बोलो। और नहीं है spouse. नॉट I'm not एप्लीकेबल। married. ओके, नॉट एप्लीकेबल। चलो ना, वैसे आइडेंटिफाई करते हैं ना, और कैसे करते हैं। पेरेंट्स, हाँ, तो पेरेंट्स। कोई भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है असली नाम देने। एक्स वाई भी बोल सकते हो अगर आपको। हाँ, एक्स वाई। ठीक है, ब्रदर। बी। हाँ, अब इनिशियल बोल दो उनके पहले नाम का तो भी क्लियर रहेगा। सिस्टर, सिस्टर एस। चाइल्ड, नॉट एप्लीकेबल। और ऑफ। अब यही सब स्पाउस के। अब आपके केस में क्योंकि पहली चीज नॉट एप्लीकेबल है तो ये भी नॉट एप्लीकेबल होगी। हाँ, नहीं तो यू हैव टू सी द रिलेशन ऑफ इवन द स्पाउस। यस, सो अगर आपने ओके। लाइक मैं और मेरी वाइफ है, तो ओके। मेरी वाइफ का नाम वो प्रमोटर ग्रुप में आएगी। ओके। ठीक है, मेरे पेरेंट्स प्रमोटर ग्रुप में आएंगे, मेरे ब्रदर सिस्टर मेरे बच्चे प्रमोटर ग्रुप में आएंगे। अब सिमिलरली मेरी वाइफ के पेरेंट्स पेरेंट्स, ब्रदर, और सिस्टर। सिस्टर, बच्चे तो कॉमन रहेंगे। हाँ, कॉमन। हाँ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ है पॉइंट कि इमीडिएट रिलेटिव में खुद के और स्पाउस के, या इसको हाईलाइट करता हूँ, कंट्रोल जेड 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 जेड, खाली आपको वहीं नजर जाएगी स्पाउस। ये प्रमोटर ग्रुप होगा। पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, चाइल्ड। ब्रदर, सिस्टर
or child Hmm. and immediate relative of the spouse, right? The spouse, हाँ. अब ये पढ़ने का तरीका है, देखो अभी इसको मैं अगर ऐसे पढ़ूं, और चाइल्ड ऑफ द पर्सन और ऑफ द स्पाउस, मतलब कॉमन ही रहेगा ना, चाहे इफ आई टेक ओनली नहीं नहीं, दैट अगर किसी ने पर्टिकुलर. सेकंड मैरिज की है तो ओके. हाँ, तो स्टेप चिल्ड्रंस भी आ गए ना। मैं इसको देखने का तरीका है, हम लोग इसको ऐसे ले रहे हैं कि इमीडिएट रिलेटिव ऑफ Okay. प्रमोटर्स एंड इमीडिएट रिलेटिव ऑफ स्पाउस, दीज ऑल विल बी ट्रीटेड एज प्रमोटर ग्रुप। But तो ये हाँ the relative definition जो यहाँ पर हाँ लिखा है और versus the Companies Act में different है ना? हाँ, उसकी डेफिनेशन जो है, क्योंकि जब तक वो पर्टिकुलर वर्ड उसने यूज नहीं किया, हमको उस डेफिनेशन पे नहीं जाना है। Okay, okay. अगर उसकी डेफिनेशन देखोगे आप, अभी मैंने किया, सेव किया क्या मैंने, ये किया है, दिख रहा है स्क्रीन पे? Hmm. ये देखो, ये कंपनी एक्ट की डेफिनेशन है। रिलेटिव मींस मेंबर ऑफ एचयूएफ, हस्बैंड एंड वाइफ, Hmm. ठीक है, उसमें फादर मदर Hmm. सन, सन्स वाइफ इंक्लूडेड है यहाँ पर, जो वहां पे नहीं थी, हाँ. डॉटर्स हस्बैंड इंक्लूडेड है, जो वहां पे नहीं था, हाँ. ब्रदर में स्टेप ब्रदर और सिस्टर में स्टेप सिस्टर इंक्लूडेड है, जो वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ, बट उसमें इवन लाइक फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी होगा ना, पर मतलब ये वो इनके डेफिनेशन. थ्रू आ गए ना, आप समझो। अब जब एक कंपनी में, आप ये समझ लो कि अगर एक आदमी प्रमोटर है, हाँ. तो हम्म. उसकी साइड के और उसकी वाइफ के साइड के दोनों लोग आ गए। अब किसी भी एंगल से आप इसको काउंट कर लो। हाँ, बट वो वाले डेफिनेशन में वो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ वो सब नहीं है, नहीं नहीं आए है, हैं. वो पर्सन के रिलेटेड है ना। हाँ, हाँ, ठीक है. ये क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर. तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर प्रमोटर ग्रुप में एक हस्बैंड और वाइफ है, हम्म. तो फर्स्ट और टू कैटेगरी का रिजल्ट सेम ही आएगा। हाँ. क्यों? क्योंकि स्पाउस के रिलेटिव और खुद के रिलेटिव। हाँ, तो अगर आप अकेले हो, देयर इज नो डिफरेंस. मैं हाँ, समझ रहा, आप सिंगल प्रमोटर हो तो भी 10 लोग आएंगे, आप 2 प्रमोटर हो तो भी 10 लोग आएंगे, तो भी प्रोवाइडेड 10 आप लोग हस्बैंड आए, और, प्रोवाइडेड दे आर हस्बैंड एंड वाइफ. राइट? करेक्ट. तो ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब मैं क्यों करेक्ट. बोला, अब ये इमीडिएट रिलेटिव को आप प्रमोटर ग्रुप ना बोल के प्रमोटर बोल दो, तो इन तो चलेगा. नहीं चलेगा ना। तो फिर वो भाई का, सिस्टर का, उसके भी बच्चे, ओके, उसका भी भाई, उसकी भी ओके, ओके, बहन, ओके. तो 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा ना, अगर 6 लोगों को आपने इंक्लूड कर दिया। जब तक आप कह रही हो अंजू प्रमोटर है तो 10 लोग आ रहे हैं, यही 10 लोग। लेकिन जब आपने कहा 11 के 11 लोग ही प्रमोटर हैं, तो इन 11 लोगों के भी तो सब आ जाएंगे ना। नहीं, नहीं, इफ एट ऑल आई मेक द प्रमोटर माई सेल्फ एंड माई स्पाउस, हाँ, 100 लोग सेम रहेगा। देन इट इज सेम. लेकिन जो प्रमोटर ग्रुप वालों को आप गलती से प्रमोटर डिफाइन कर गई, देन द ब्रांचेस विल इंक्रीज. हाँ करेक्ट. समझ ओके. गए ना, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, इसलिए हाँ, आपको बहुत हाँ. केयरफुल होना है कि प्रमोटर ग्रुप में कौन होगा। अगर उनकी ये इंटेंशन है कि हमारे सारे ही प्रमोटर हैं, कोई भी प्रमोटर ग्रुप नहीं है, हम्म. तब आपको ये पूरा फैमिली ट्री बनाना है। हम्म. नहीं तो खाली आपको यही कैटेगरी तक रुकना है, जब आपका प्रमोटर एक इंडिविजुअल है। ओके. अब इसके लिए टेबल कैसे बनती है, अगर आपने वो देखा होगा, टुकड़ों में बनती है, क्योंकि ना इसमें टुकड़ों टुकड़ों में दिया हुआ है। हम्म. इंडिविजुअल है तो, हम्म. बॉडी कॉर्पोरेट है तो, कंपनी है तो, हाँ। अब इंडिविजुअल की कैटेगरी में अभी तक जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? इमीडिएट रिलेटिव। इमीडिएट रिलेटिव. हाँ. स्पेलिंग को माफ करना, ऐसे idiot, भूल गया अभी। इमीडिएट रिलेटिव ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस, यही है पहली कंडीशन। हाँ. हाँ. ये हमने अभी तक इतना ही पढ़ा है। हम्म. ये पीपी का 1 और 2 का क्रक्स है। खुद इंडिविजुअल, वो प्रमोटर हो गया। हम्म.
प्रमोटर ग्रुप में प्रमोटर भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रमोटर एंड इट्स हिज इमीडिएट रिलेटिव। हाँ दोनों इंक्लूडेड है। उसके बाद हाँ। अगली कैटेगरी, ये प्रमोटर इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, ये नहीं बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट। अब क्या होगा, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है ये है राइट मूव एकेडमी, और प्रमोटर होने का मतलब क्या है कि मैं होल्ड कर रहा हूँ लेट अस से 51% शेयर्स इन XYZ इन लिस्टेड कंपनी, जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं। ओके। सो मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट हूँ जिसका नाम है राइट मूव एकेडमी, जो होल्ड कर रही है 51% शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी। तो मेरे को बाय शेयर होल्डिंग राइट है मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने का, तो मैं बन गया प्रमोटर। 51% से मेरे को राइट आ जाता है ना मेजोरिटी डायरेक्टर से अपॉइंट करने का, क्योंकि उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही चाहिए आपको। अब ये मेरे केस में जब मेरा प्रमोटर राइट मूव एकेडमी है, तो इसके साथ और कौन कौन लोग प्रमोटर की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएंगे, ग्रुप की डेफिनेशन में। तो मैंने प्रमोटर में यहाँ पे अंजू की जगह अब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। प्रमोटर है मेरा राइट मूव, और कंपनी का नाम लिस्टेड कंपनी बोला मैं, चलो लिस्टेड कंपनी है जिसका प्रमोटर है राइट मूव। अब राइट मूव के कंटेक्स्ट में क्या क्या कवर होगा, बोलो। उसके सब्सिडरीज और होल्डिंग, उसका होल्डिंग कंपनी, हम्म, और फिर इन केस ऑफ प्रमोटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच द प्रमोटर holds 20% or more of the equity shares, and or any body corporate which holds 20% or more of the equity share of the promoter. ठीक है। अब इसको ना टुकड़ों में बांटो और सिंपल लिखो एग्जांपल में। पहले ए को समझो, राइट मूव लिमिटेड थी, तो इसके अंदर कौन कवर हो गए हमें, राइट मूव सब्सिडरी लिमिटेड, राइट मूव होल्डिंग लिमिटेड लिमिटेड, ये दो कवर हो गई पहली डेफिनेशन में, और राइट मूव होल्डिंग लिमिटेड। तो इस राइट मूव की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट नहीं है, ध्यान देना, एसोसिएट नहीं, जनरल फ्लो में बोलते हैं होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट। तो यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान देने का है वो ये सब्सिडरी है एंड होल्डिंग, यहाँ पे होल्डिंग है। ये 1 और 2 हो गया। उसके नीचे क्या कहा, 1 ये 2। थर्ड कैटेगरी क्या है, थर्ड कैटेगरी ये है अगर राइट मूव लिमिटेड होल्ड्स 20% और मोर शेयर्स। ये कंपनी का नाम है, लो मैं लिखता हूँ ना, ये कंपनी है रॉन्ग मूव। अच्छा। ठीक है, रॉन्ग मूव लिमिटेड। अभी रॉन्ग मूव लिमिटेड में ऐसे कभी भी समझना, ऐसे समझना, इन विच दी प्रमोटर राइट मूव, जो आप बोले मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको ऐसे 2 मिनट में समझा दूंगा। होल्ड्स कितने शेयर, 20%। दैट मीन्स रॉन्ग मूव लिमिटेड का शेयर होल्डर कौन है, राइट मूव। Any body corporate that is wrong move limited in which the right move holds, हाँ तो right move is a shareholder। अभी 20% अगर आप किसी कंपनी में होल्ड करती हो तो वो कंपनी आपकी क्या बन जाती है, एसोसिएट। तो अभी मैंने ऊपर बोला कि एसोसिएट नहीं कवर्ड है, तो क्या कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है मतलब हर एसोसिएट हाँ है 20%। तो इसका मतलब राइट यही हुआ ना, इसका मतलब थर्ड पॉइंट, राइट मूव एसोसिएट लिमिटेड होगी। अगर 20% अगर राइट मूव इसमें होल्ड कर रही है तो ये राइट मूव की एसोसिएट होगी। याद है एसोसिएट की डेफिनेशन के दिखाऊं, ये देखो दिखाई, आई थिंक मैंने 20% ही रीड किया था। हाँ ये लो ना, दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा करो, मींस अ कंपनी कॉपी कर देता हूँ, रुको कॉपी करता हूँ। हाँ 20%। It means a company in which that other company has a significant, not a subsidiary. Significant influence means control at least 20% of the total voting power. हाँ मतलब उसने डायरेक्टली नहीं लिखा बट लिखा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यानी 20%। अब यहाँ पे जब आप पढ़ रही हो उसने क्या लिखा, आपको समझ आएगा, बहुत इजी चीजें लिखी है, उसको वैसे लिखते तो आपको 2 मिनट में समझ आता। यहाँ पे वो लिख रहा है इसने कि तो सेम ही लिखा है ना, हाँ
खाली 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल करते ही आपके पास 20% वोटिंग राइट आ जाता है। हाँ, तो 20% वोटिंग राइट आते ही आपकी एसोसिएट बन गई रोंग मूव। हाँ, तो यहाँ पे हाँ, आपकी जो रोंग मूव लिमिटेड जो थी, या इसका नाम, अब नाम चेंज कर देते हैं, इसको राइट मूव एसोसिएट लिमिटेड को लिख देते हैं इसका नाम, राइट मूव एसोसिएट, एसोसिएट लिमिटेड। ठीक है। तो आपकी जो प्रमोटर कंपनी है उसकी अगर कोई एसोसिएट है जिसमें उसका 20% स्टेक है, वो भी आपकी प्रमोटर मानी जाएगी, प्रमोटर ग्रुप का पार्ट मानी हाँ, जाएगी। अब मतलब ये इट इज सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट, हाँ, ऑल द थ्री। अब ये नीचे देखो, ये उसका रिवर्सल है एसोसिएट का। हाँ, एंड इट्स लाइक राइट मूव एसोसिएट इज अ शेयर होल्डर ऑफ राइट मूव लिमिटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि राइट मूव इस कंपनी की एसोसिएट होगी। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट राइट मूव में 20% होल्ड कर रही है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट का नाम लिखो यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे लिखो रोंग मूव। अब रोंग मूव होल्ड्स 20% स्टेक इन प्रमोटर कंपनी इन मतलब राइट। रॉन्ग मूव की एसोसिएट कंपनी। तो इसका अगर इसको ऐसे बोलो, अब राइट मूव के कंटेक्स्ट में अगर बोलना है तो राइट मूव जिसकी एसोसिएट है वो कंपनी भी प्रमोटर ग्रुप में आएगी। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। क्लियर? तो ये जो हाँ, बी क्लियर। बी बी पॉइंट है वो क्या दो टुकड़ों में बट गया अभी। हाँ, पहला पॉइंट कि जो आपकी प्रमोटर कंपनी है उसकी जो एसोसिएट कंपनी है वो भी प्रमोटर हाँ, ग्रुप है, और आपकी कंपनी हाँ, अगर किसी कंपनी की एसोसिएट है तो एसोसिएट वो ग्रुप है, देन आल्सो इट इज करेक्ट। तो वो कंपनी भी आपकी प्रमोटर ग्रुप होगी। राइट मूव इज ऑफ एसोसिएट लिमिटेड, इस कंपनी की राइट मूव जो है वो एसोसिएट है। तो ये जो ऊपर की कंपनी थी सबसे पहले प्रमोटर कंपनी, इसके कंटेक्स्ट में 4 रिलेशन निकल के आए। ये चारों पॉसिबल रिलेशनशिप है। राइट मूव किसी कंपनी में 51% होल्ड कर रही है तो सब्सिडरी बन गई वो उसकी। राइट मूव की सारे शेयर कोई और कंपनी होल्ड कर रही है या 51% होल्ड कर रही है तो राइट मूव की होल्डिंग कंपनी होगी। सेम वे में राइट मूव किसी कंपनी में 20% होल्ड करके बैठी है तो राइट मूव की एसोसिएट होगी। राइट मूव में किसी ने 20% होल्ड करके रखा है तो वो कंपनी की राइट मूव एसोसिएट होगी। तो इस केस में इन्वेस्टर है राइट मूव, इस केस में इन्वेस्टी है, इन्वेस्टी है, हाँ, इस केस में इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर है, और इस केस में। इन्वेस्टी है। तो अगर आपको एक कंपनी का नाम दे दिया और बोला इसका प्रमोटर ग्रुप आइडेंटिफाई करो, तो आप 4 चीजें आप सिंपल बोल सकते हो कि मुझे ये 4 चीजें चाहिए। हाँ, क्या? इस कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, होल्डिंग और एसोसिएट, या ये किसकी एसोसिएट है। इतना सिंपल है ये। अभी सारे प्रोविजंस को अगर हाँ, हम भूल जाएं तो लेमन लैंग्वेज में आप यही बोलोगे, ये सब जो लिखा है इसका मतलब यही है। कर लूं कवर इसको, हो गया को ऊपर। दिस इज डन। 1 2 3 हो गया आपका। हाँ, प्रमोटर, उसका रिलेटिव, स्पाउस का रिलेटिव, और प्रमोटर बॉडी और कॉर्पोरेट बॉडी है कॉर्पोरेट। हाँ, तो उसका सब्सिडरी, एसोसिएट। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि भैया ये एक्स वाई जेड है, बताओ इसके कौन कौन प्रमोटर ग्रुप होंगे, तो आपको सब नाम ही लिखने हैं। हाँ, तो आप बोलोगे कि प्रमोटर की सब्सिडरी, प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर की एसोसिएट, प्रमोटर जिसकी है, एसोसिएट, और फिर उसका कौन एसोसिएट है। मतलब वो किसकी एसोसिएट है। वो किसकी एसोसिएट। राइट? हाँ, हाँ, आगे बढ़ो। फोर्थ सी ओमिट हो गया जो कुछ भी था। अब ओमिटेड, हाँ। प्रमोटर इंडिविजुअल है, दैट मीन्स वही जो ऊपर का केस, तुम हो प्रमोटर, इंडिविजुअल की जगह तुम अपना नाम रखो। कोई भी चीज पढ़ने का ना, जब इंडिविजुअल आ जाए तो अपना रखने का, नहीं तो किसी कंपनी का नाम डमी बनाने का, फिर प्रैक्टिकली समझने का कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओके। तो अगर तुम प्रमोटर थी राइट इस लिस्टेड कंपनी की, तो ये क्लॉज तुमको क्या बोल रहा है? तो अगेन मतलब ऑलरेडी एक बार वो इंडिविजुअल और उसके इमीडिएट रिलेटिव्स हो गया है। अगेन ही इज टेलिंग, अगर इन केस अ प्रमोटर इज एन इंडिविजुअल, तो अभी और क्या रिलेशंस निकलेंगे इससे। ओके, एनी बॉडी कॉर्पोरेट in which 20% or more of the equity shares is held by that individual or his immediate relative, or a firm or a HUF in which the promoter or any one or more
of the relative is a member. अभी पढ़ो। तो अभी ये what it tries to tell is suppose मैं हूँ और मेरे relatives या कोई firm जिसमें मेरा stake है या HUF। नाम रखो फर्म अंजू LLP। हाँ हर चीज का नाम रखो, कभी भी इजीली समझना हो ना, तो जो कहा उसका नाम रखती जाओ। और फिर HUF का अंजू HUF। ठीक है, अब पढ़ो कि क्या कह रहे हैं। और हाँ, प्रमोटर तो ये कौन क्या है? इज हेल्ड बाय द प्रमोटर कौन है? प्रमोटर हाँ, अंजू। myself। और Okay. इमीडिएट रिलेटिव में एंड R लगा दीजिए, तो इट चलो इंक्लूड्स रिलेटिव्स आल्सो। चलो आर। ओके, आप पढ़ो ये क्लॉज को कि क्या बन गया, क्या कह रहे हैं। सो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अंजू या उनके रिलेटिव्स या अंजू के LLP अंजू HUF ऑल टुगेदर और सिंगल they hold more than 20% or 20% in Anju Pharma Limited, then that this Anju Pharma Limited is also belongs to a promoter group. ठीक है, और फार्म और HUF को कैसे इन लोगों ने क्लासिफाई किया? देखो ये सिंपल था, इसको टुकड़ों में बांटो। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट थी, इन विच 20% हेल्ड बाय द प्रमोटर ऑफ द प्रमोटर, ये सेकंड क्लॉज है। हाँ, और इसको इन लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया, जरा ध्यान से देखो। अनलेस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये दोनों नहीं कवर होंगे। is held by the promoter or the immediate relative of the promoter or the firm or the HUF in which the promoter or any of or more of the relatives is a member. तो So ये जो that means फर्म में अगर ये एनजीओ HUF होल्ड कर रहे हैं और आप या आपके कोई रिलेटिव इसमें पार्टनर या मेंबर नहीं है, तो इनकी शेयर होल्डिंग काउंट नहीं होगी, सो लॉन्ग एज आप इसके पार्ट नहीं। हाँ, इनकी शेयर होल्डिंग काउंट नहीं होगी। सो दे हैव टू बी अ मेंबर और member in these any of these LLP तो और LLP में HUF आपको पार्टनर होना चाहिए और HUF में आपको मेंबर होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। हाँ, तभी ये शेयर्स अगर अंजू फार्मा में होल्ड कर रहे हैं तो काउंट होंगे। Then only I will be including in Anju Pharma Limited or else नहीं, only तो individually। हाँ, तो ये टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप अंजू फार्मा की शेयर होल्डिंग निकालोगे। शेयर होल्डिंग में देखोगे अरे अंजू के पास 10% शेयर है, आर के पास 5% है। अब अंजू LLP और इनके पास 2.5% शेयर है, हो गए 20%। लेकिन अंजू HUF में अब आपका कोई रिलेशन है नहीं, आप उस HUF से निकल चुकी हो, या LLP में कभी थी पार्टनर, अब नहीं हो, तो अंजू फार्मा आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि वो ये कंडीशन भी पूरी करनी है। तो मैं वो 20% से निकाल के फिर सिर्फ 10% ही कंसीडर करूंगी। तो अगर Then आपको I am not satisfying this condition at all। हाँ, बिकॉज अब आपकी रही नहीं ना, आप उसको कब अपनी में इंक्लूड करोगे, जब आप उसकी मेंबर या प्रमोटर होगी। किसी फर्म में आप कभी मेंबर थी, आपने इस कंपनी के शेयर लिए थे, बाद में आपने मेंबरशिप छोड़ दी, लेकिन शेयर तो उस LLP में आज तक है। तो कितना जस्टिफाइड है उसके शेयर्स को आपकी शेयर होल्डिंग में क्लब करना, जिसमें आप मेंबर ही नहीं हो। मुझे ना मतलब I have to take a declaration from the promoter only that the person कि है ना, are you still the partner of this particular LLP और ये कैसे होता है, ये कैसा होता है, जब हम साल शुरू होते हैं ना उनसे पूरे डिक्लेरेशंस लेते हैं 185 के हिसाब से, MVP 1 के हिसाब से, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। हाँ, तो उसमें हम ये सारे रिलेशनशिप उनसे पूछ के लेते हैं। क्या बताओ आपके किसी कोई रिलेटिव किसी फर्म में तो नहीं है? 185 में तो बहुत बड़ी लिस्ट है कि किसी अगर वो रिलेटिव के बारे में नहीं जानता है, मतलब हाँ, तो फिर वो रिस्क है ना। तो देखो लॉ में पड़ जाएगा, वो जानता है या नहीं जानता है। अगर लॉ में लिखा है कि पेरेंट्स जो है, हाँ, पेरेंट रिलेटेड पार्टी है और वो कुंभ के मेले में उनसे बिछड़ गया था, उसको नहीं पता मेरे पेरेंट कौन है, और बाद में वो उसी पेरेंट से वो कंपनी कोई एग्रीमेंट कर रही है, तो ये बोल सकता है कि मैं जानता नहीं, ये मेरे पेरेंट नहीं है, अगर कल को एस्टेब्लिश हुआ कि ये उसका पिताजी था। सो इसमें क्या होता है, जब भी कोई एग्रीमेंट होता है, सो कंपनी डायरेक्टर से ये अंडरटेकिंग मांगती है, ये पूछती है कि भैया आपका कोई इंटरेस्ट है इसमें तो डिस्क्लोज करो। But if at all he himself is not aware of it, then तो नहीं बोलेगा ना, अगर अवेयर ही नहीं है तो आप कैसे बोलोगे?
हाँ आप तो नॉट मतलब एप्लीकेबल, he फिर तो will ये इन्वेस्टिगेशन में ही निकल सकता है। get okay okay जो चीज आपको पता ही नहीं, सपोज एक आदमी खड़ा है जो आपका रिलेटिव है और आपको नहीं पता है, सो समबडी आस्क इज ही योर रिलेटिव, तो आपका आंसर क्या रहेगा? नो। no it's not about relative अभी suppose कोई कंपनी है, I am a आप director हाँ, किसी कंपनी से आप डील कर रही हो, हाँ मैं क्यों कंपनी से मैंने मेरे डायरेक्टर के पास गई और मैं बोली कि आप आपके रिलेटिव्स का भी बताइए कि वो उनका रिलेशन ये है मतलब कितने HUFs के साथ में है या कितने LLPs के साथ में। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू टेल हाँ मतलब होता है ना, ये उनके प्रैक्टिकल भाई का प्रॉब्लम है, वो रिलेशन। नोट अवेलेबल लिख हाँ के भेज देते हैं आपको। लेकिन अब हाँ इससे क्या हो मेरे गया, साथ ऐसा हुआ है मतलब आई व्हेनेवर आई आस्क दे मुझे भी टेल नहीं मेरे पता, पास नहीं। मेरे हाँ पता नहीं मुझे भी कितने नहीं था कितने रिलेटिव, लेकिन अब ये करेक्ट कैसा केस हो जाता है, जब कल को कुछ गलत हो गया, देन ओके स्टिल यू आप उस डिक्लेरेशन के बेस पे फंसोगे, जो आपने कहा कि ओके आई ओके डोंट नो, क्योंकि आपको बताना था, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने थे। अगर उनका भाई डिस्क्लोज ही नहीं करता है ये भाई को कि मैं किस कौन से हाँ तो ये फंसेगा ना, फॉर्म। ये फंसेगा ना। अच्छा अगर भाई ने अपनी कंपनी बनाई और वो कंपनी हाँ आपकी उसके खुद के भाई की कंपनी से डीलिंग कर रही है बिना बताए, और इस भाई को नहीं पता कि ये मेरा भाई इसमें शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, देन ये फंसेगा ओके और फिर वही ठीक है बोलेगा भाई ये तेरे कारण मैं तिहाड़ जेल में बैठा हूँ। ठीक है, ये अभी ओके पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आपको? अभी हम कौन सी हाँ कैटेगरी में डाल रहे हैं? हम डाल रहे हैं इंडिविजुअल की कैटेगरी में। इंडिविजुअल के कैटेगरी में। थर्ड पॉइंट डाल रहे हैं कि एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, इन विच प्रमोटर is an His immediate relative is an investor holding हाँ more than 20%, himself, relative, firm, HUF, यही कहना HUF चाहते हो? हाँ हाँ यही है ना, मतलब सिंपल उसमें। हाँ हाँ चलो, किसी को तो ईसोप का अच्छा लगा है, मैसेज है। चलो, बॉडी कॉर्पोरेट इन विच प्रमोटर इज एन इन्वेस्टर होल्डिंग मोर देन 20%, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट भी प्रमोटर ग्रुप बन जाएगी। हाँ क्लियर? हाँ अभी आप समझ रहे हो, पढ़ना देखो, कोई भी आपको एक्सप्लेन कर सकता है। मजा कब है, जब आप बिना किसी के बताए भी आप खुद भी वही मीनिंग निकालो जो उसका रियल मीनिंग है। करेक्ट और वो तभी होगा, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स को टुकड़ों में बांटो, और और जहाँ पे भी नेमिंग करो और जहाँ पे भी ओके कुछ है उसके आगे किसी का नाम रखो, कोई पर्सन बनाओ, तो एक स्टोरी बनाओ कि क्या हो रहा है। हम्म उसके बाद जब आप एक बार ये कंसेप्ट समझ गई, फिर जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगी तो आपको हम्म कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। लाइक अब हमने ये पढ़ा, अब आप ये ए को पूरा पढ़ जाओ और बोलो यही मीनिंग है जो हमने ऊपर लिखा है। हम्म फोर्थ ए पढ़ दो पूरा। in case the promoter of promoter is an individual, then any body corporate in which 20% or more of the equity share capital is held by the promoter or an immediate relative of the promoter or a firm or a Hindu undivided family in which the promoter or any one or more of the relative is a member. So it's the same meaning. सही है, अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर इंडिविजुअल प्रमोटर है हाँ तो एक क्लॉज में ऐसी कोई कंपनी जिसमें प्रमोटर ने 20% होल्ड किया हुआ है, वो भी प्रमोटर का पार्ट बनेगी, क्योंकि उसको कंट्रोल कर सकता है वो। हाँ आगे बी। any body corporate in which a body corporate is provided in A above हाँ holds 20% or more of the equity share capital. अच्छा ठीक है, अभी इसका नाम रख दो अंजू एकेडमिक्स लिमिटेड, ठीक है, और ऊपर जो डिस्क्राइब थी ये वो थी अंजू फार्मा अंजू लिमिटेड। फार्मा लिमिटेड। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब इस कंटेक्स्ट में पढ़ो कि कौन किस में क्या होल्ड कर रहा है। So Anju Academics Limited, any body corporate in which a body corporate as provided in A, मतलब ये Anju Pharma Limited is holding in Anju Academics Limited 20% or more of the equity share capital. तो अब Then ये this Anju Academy Limited will be is also a प्रमोटर promoter group. ग्रुप। अब ये समझो कैसे बन गई।
आप मेन शेयर होल्डर थी, प्रमोटर थी मेरी कंपनी की, आपने एक कंपनी में हाँ 20% होल्ड किया, वो बन गई हाँ प्रमोटर ग्रुप, उस कंपनी ने नीचे जाके वो 20% होल्ड किया, हम्म। वो कंपनी भी बन गई मेरी प्रमोटर ग्रुप। तो सर अभी ये लोग ओनली 2 लेयर्स तक ही ले रहे हैं ना, बिकॉज वो सब्सिडरी के लिए एप्लीकेबल है ना, किसके लिए? सब्सिडरी, ध्यान से पढ़ना, वो इट इज की नो कंपनी शैल हैव मोर देन 2 लेयर ऑफ सब्सिडरीज। 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। हाँ तो 20% से तो कोई सब्सिडरी नहीं बनती, आप कितनी नीचे ले जाओ। हाँ, ये तो एसोसिएट बनती है। हाँ। सो मतलब इनडायरेक्टली आई कैन टेल कि अंजू फार्मा लिमिटेड की हम्म। एसोसिएट कंपनी इज अब अभी अगर बिलोंग्स टू अब इंडिविजुअल के भी कंटेक्स्ट में वैसे ही बोल सकते हो ना, इंडिविजुअल की एसोसिएट कंपनी, उस एसोसिएट कंपनी की एसोसिएट कंपनी, क्योंकि वहां पे भी 20% का ही स्टेक है ना। अगर अभी तुम बॉडी कंपनी के कंटेक्स्ट में एसोसिएट बोलते हैं, अगर आप इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में भी वही बोलो कि इंडिविजुअल की एसोसिएट कंपनी, उस एसोसिएट कंपनी की एसोसिएट कंपनी, ये सब प्रमोटर ग्रुप होंगे। हाँ, देन इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, तो ये जो आपने वर्ड यूज किया, इज एन इन्वेस्टर, सो ये बन गई एसोसिएट। मतलब ये इंडिविजुअल की एसोसिएट बनी है, वो नीचे वाली बॉडी कॉर्पोरेट की और फिर एसोसिएट इस बनी। एसोसिएट की एसोसिएट ऑफ एसोसिएट लिख दूं इसको। हम्म। हम्म? मतलब ये 2 लेयर्स हो गया इसका अब भी। ये कैसे हो गया, इंडिविजुअल से एसोसिएट एंड एसोसिएट ऑफ एसोसिएट, दीज ऑल आर प्रमोटर ग्रुप। ऊपर आपने पढ़ा प्रमोटर, फिर आपने पढ़ा हाँ, इमीडिएट रिलेटिव, फिर आपने बोला इंडिविजुअल की एसोसिएट, फिर एसोसिएट की एसोसिएट, एसोसिएट। हाँ यही लिखा हुआ है ना। हाँ। आगे पढ़ो। Any individual, any HUF or a firm in which the aggregate share of the promoter and their relatives is equal to or more than 20% of the total capital. तो यहाँ पे भी 20% एसोसिएट का कंसेप्ट है, लेकिन ये एसोसिएट कंपनी ना होके कंपनी नहीं होके HUF है तो या तो ये इसको अब LLP यहाँ है। पे कहते हैं इंडिविजुअल एसोसिएट कंपनी और फर्म और HUF, तो भी यही मीनिंग निकल रहा है, हाँ यही मतलब है ना। करेक्ट। 20% जहाँ एसोसिएट समझो, वहां समझो 20% होल्डिंग करी हुई है उसने। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ABC कवर हो गया। 5 क्या है, 4 क्या था जो 5 आ गया। ठीक है, इनकेस प्रमोटर इज ए बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। उसके बाद 4th हो गया, इनकेस प्रमोटर इज एन इंडिविजुअल हो गया। 5 में क्या बोल रहे हो? All persons whose shareholding is aggregated. हाँ, एक सेकंड नहीं, ये इसको मूव हो गया। रुको रुको, चलो 5वां पॉइंट क्या था? All persons whose shareholding is aggregated under the heading shareholding of the promoter group. हाँ, अब ये क्या है, जो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न डालते हो उसमें आपने किसी को डिस्क्लोज कर दिया। लिस्टेड कंपनी मतलब हर एनुअल क्वार्टर, रिटर्न नहीं में नहीं क्या? नहीं, एनुअल टर्न नहीं, लिस्टेड कंपनी हर क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न देती है एक्सचेंज को। 31 रेगुलेशन। ओके ठीक है, ओके। तो 31 में अगर उन्होंने किसी को प्रमोटर दिखा दिया और उसकी शेयर होल्डिंग एग्रीगेट करी है, तो वो पर्सन भी प्रमोटर ग्रुप माना जाएगा। अच्छा, तो उसमें कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल प्रमोटर, HUF प्रमोटर, बॉडी कॉर्पोरेट प्रमोटर, वो सब फर्म। का ब्रेकअप रहता है। ओके। तो मुझे बताओ, प्रमोटर में इससे ज्यादा कुछ था इसमें? तो ये जितना पढ़ लिया पहले, इनको ऊपर प्रोविजंस को करता हूँ, और अब टेबल देख के आप समरी में समझा दो मेरे को कि प्रमोटर आपको पता चल गया कि नहीं। हाँ, आई विल एक्सप्लेन। अब हम बात कर रहे थे प्रमोटर्स, 3 ही कैटेगरी थी, नहीं 2 ही कैटेगरी है प्रमोटर, या तो बॉडी कॉर्पोरेट है या इंडिविजुअल है, तीसरी कोई कैटेगरी होती नहीं। हाँ, मतलब ये प्रमोटर ग्रुप का समझाओ ना। हाँ, तो दोनों समझाओ। ये हो गया प्रमोटर ग्रुप, इंसर्ट रो अबव मर्ज सेल, ये हो गया प्रमोटर ग्रुप। और ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, टेक ओवर कोड हो कहीं पे भी बोलेंगे प्रमोटर ग्रुप एज डिफाइंड हेयर। इसके अलावा एक और वर्ड होता है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। हाँ, कंसर्ट मतलब टुगेदर। हाँ, वो टेक ओवर कोड में आएगा। ये ICDR के हिसाब से जहाँ पे प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप यूज हो रहा है, तो ये डेफिनेशन है। प्रमोटर एंड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट अलग कंसेप्ट है, प्रमोटर तो सेम ये जो रहेगा।
रेगुलेशन 31 में जो हम वो फॉर्मेट में जो सबमिट करते हैं 21 डेज, हाँ that in that this information gets into it. प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की, कि आपको प्रमोटर अलग हाँ दिखाना है, प्रमोटर वो अलग दिखाना है। ओके ओके, ना कि वो कंसर्ट वाला डेफिनेशन। नहीं, उसमें अगर मांगा है पीएससी तो पीएससी भी दिखाने हैं आपको। ओके ओके ठीक है, अब ये देखो, ये हमने डेफिनेशन पकड़ी थी, यहाँ से उठा लो कंट्रोल एक्स। अब इस सब जगह एक जगह समरी कर देना, लॉ तो पढ़ लिया हम लोगों ने, अभी तो हमें पता होना चाहिए कि एंड रिजल्ट क्या है उसका पढ़ने का। ये मैं इसलिए बताता हूँ, बाद में ये रेफर करने के लिए इजी रहता है। क्या है, अपनी मेमोरी शॉर्ट है, 10 दिन 5 दिन में फिर से भूल जाओगी, लेकिन जब इसको पढ़ोगी वापस टेबल को तो 2 मिनट में आपको सारे प्रोविजन याद आ जाएंगे। हाँ तो जो आपने मेरे से मांगा वो उतना यूजफुल नहीं है जब तक आपने वो अटेंड नहीं किया होता, क्योंकि तभी आपको एक चीट पॉइंट थे। अब जैसे भी ओके। ये जब आप पढ़ोगी तो सिर्फ ये देखते ही आपको समझ आ जाएगी कि हम किस कंटेक्स्ट में क्या बात किए थे। अच्छा, उसमें एक पॉइंट था जो मैंने आपको पूछा था, कॉमन ग्रुप, वो वाला अभी हाँ निकल गया है क्या? मतलब हाँ, वो इट्स नो मोर कट गया, हाँ कट गया, कट क्योंकि गया हमने है? लेटेस्ट ओके निकाला। लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, अगर आप ये समझते वो क्या बोल रहा था कि अगर एक एक्स है वो ओके वाई में, ये आपकी लिस्टेड में और प्रमोटर में दोनों में 20% होल्ड कर रहा है। एक्स इज एन इंडिविजुअल। यस, ओके तो ये पर्सन भी प्रमोटर माना जाएगा। ओके अभी अगर लिस्टेड कंपनी में और प्रमोटर कंपनी में, ये जो प्रमोटर कंपनी है, हाँ, ओके इसका रिलेशन हम कैसे देखते हैं कि लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर कंपनी शेयर होल्ड कर रही है, तो आप इन दो लोगों को ही बोलती प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप। अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर पे, मतलब ये क्या कॉन्टेक्स्ट में, नहीं मतलब नहीं, एक आप अभी इंडिविजुअल? मैं समझा रहा हूँ ना आपको। लिस्टेड कंपनी थी हमारी एक, ठीक है, ओके उसके शेयर होल्डर्स में राइट मूव थी, हाँ, ओके जिसको आपने प्रमोटर बोला हुआ था, ओके प्रमोटर। अब प्रमोटर ग्रुप निकालना है आपको, ये है और हमें प्रमोटर ग्रुप लेना है। अब हमने एक टेस्ट किया, हाँ हमने देखा कि ये जो एक्स है ना, एक्स होल्ड्स 20% इन लिस्टेड कंपनी, फिर यही लाइन कॉपी करी, एक्स होल्ड ओके 20% इन राइट मूव। मतलब वो लिस्टेड कंपनी का डायरेक्ट शेयर होल्डर भी है और इनडायरेक्ट शेयर होल्डर भी है? अभी हाँ, मतलब वो राइट मूव के थ्रू भी कंट्रोल कर रहा है और लिस्टेड कंपनी में हाँ भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो पर्सन एक्स है, ये दोनों के पॉलिसी डिसीजन में है, दोनों इसके एसोसिएट है। हाँ 20% में एक्स लिस्टेड कंपनी जो है वो एक्स की एसोसिएट होगी हाँ और ये भी एसोसिएट होगी हाँ, राइट मूव इज आल्सो एन एसोसिएट ऑफ एक्स। अब जब ऑफ दो एक्स। एक आदमी दो एसोसिएट लेके बैठा है तो वो आदमी भी हाँ प्रमोटर ग्रुप का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द ग्रुप है, कॉमन शेयर होल्डर है ना दोनों में। मतलब इनडायरेक्टली ही इज होल्डिंग मोर देन 20%। हाँ, मतलब इन्होंने वो कंसेप्ट नहीं लिया राइट। है। प्रमोटर ग्रुप में बोलते ओके हैं कि जो एक दूसरे के डिसीजन कंट्रोल कर सके। तो जो ओके एक्स ओके आदमी है, अगर एक्स को आप पब्लिक में दिखा सकती हो क्या? अगर यही आदमी एक्स इस लिस्टेड कंपनी में 15% शेयर होल्ड करके बैठा है, देखो राइट मूव हाँ, के अगर बाद, एक्स, हाँ अगर वो एक्स 20% लिस्टेड कंपनी में होल्ड तो करके रखा है, बट इफ इज नॉट satisfying the conditions of promoter, हाँ I will not include that X as a promoter, right? हाँ, वो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ना तो उसके पास कंट्रोलिंग मेजोरिटी डिसीजन है, ना कंट्रोलिंग राइट है, ना एनुअल रिटर्न में दिखाया है, ना प्रोस्पेक्टस में दिखाया है। सिर्फ ओके ओके 20% शेयर होल्ड करके बैठा है वो। लेकिन उसकी और जो प्रमोटर ग्रुप कंपनी है उसमें भी उसके 20% शेयर है। ओके ओके तो बाय एसबीओ के राइट से उसका भी इंडिविजुअल मालिक यही निकला, इसका भी इंडिविजुअल मालिक यही निकला। ओके तो इसको भी प्रमोटर ग्रुप का पार्ट मानना है। तो ये जो शेयर जो इसने 20% होल्ड किया है लिस्टेड कंपनी में, वो पब्लिक कैटेगरी में ना दिखा के प्रमोटर कैटेगरी में दिखाएंगे। ओके
ये मतलब था तो ये सब इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, मतलब ये सेबी बंदा? सेबी दो टाइम पे होता है। जब कभी आप ऑफर लाते हो तो मर्चेंट बैंकर करता है, ओके क्योंकि उनको डिफाइन करना पड़ता है पूरा मर्चेंट, ये प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप, ओके उनके पैन नंबर, बैंक डिटेल सब देनी पड़ती है। ओके ओके। तो उस टाइम ये एक्सरसाइज की जाती है। अब जरा समरी में मेरे को बता दो, हमने सब एक जगह इकट्ठा कर दिया, प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप, ये ओके क्रक्स था। हाँ, तो प्रमोटर, the summary of this particular promoter का definition is any person who has been mentioned in the prospectus of the company while it is going for an issue. हाँ, अब हमने यहाँ पे चेंज किया, प्रोस्पेक्टस की जगह वर्ड यूज कर दिया ऑफर डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट और फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि किसी टाइप का भी ऑफर डॉक्यूमेंट हो सकता है। हाँ, whether it's for rights issue या IPO, FPO, anything. बाय बैक प्राइवेट प्लेसमेंट, कुछ भी हो सकता है, QIP। हाँ। किसी भी ऑफर डॉक्यूमेंट में किसी को प्रमोटर डिफाइन कर दिया कंपनी ने, तो वो पर्सन प्रमोटर है। आगे, then if the person's name or the person's name is mentioned in the annual return MGT7 as a promoter or in promoters group, then he will be acting as a promoter. Or third is a person who controls the affairs. What does the control means? He has an authority to appoint majority of the directors, or he controls management or policy decisions. And fourth is on whose instructions the board is accustomed to act, but this does not include वो professional capacity वाला instructions. तो यहाँ पे लिख दो excluding professional capacity, right? हाँ. Then this is like an exception. Any financial institution or any financing investor who is investing in the company for more than 20% will not be classified as a promoter unless he satisfies the above 4 conditions. Then what do you mean by promoter group? अब ग्रुप में 2 कैटेगरी है, या तो आप इंडिविजुअल हो or you are in body corporate. And if you are an individual, with respect to individual, what how you define the promoter group is individual, his immediate relative, not only his immediate relative, his spouse immediate relative. And then the next category is he himself, his spouse, or the firm or HUF is holding more than 20% in the body corporate, that is associate of that individual and his immediate relatives, तो वो or a firm or a ग्रुप HUF. बनेगा। हाँ, and associate की associate, the second layer. Then उसने फर्म और HUF वाली नहीं कवर किए, एसोसिएट की एसोसिएट में। हाँ नहीं, because that's a company. एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। हाँ, तो इतना ही था, छोटा सा ही क्रक्स है। अगर आप ये देखो इंडिविजुअल के केस में, प्रमोटर को तो आपने सिंपली डिफाइन कर ही दिया, प्रोस्पेक्टस में लिख दो, एनुअल रिटर्न में लिख दो, कंट्रोल कर दो, या वो बोर्ड को कंट्रोल करे। फिर उसके ग्रुप में लिख दिया तुम्हारी बीवी के इमीडिएट रिलेटिव। उसने लिख दिया तुमने किसी कंपनी में, किसी फर्म में, HUF में 20% स्टेक रखा है, तो वो कंपनी, वो भी प्रमोटर ग्रुप। फिर उसके बाद उस कंपनी में जहाँ पे तुमने इन्वेस्ट किया, उसकी भी उसने किसी आगे 20% इन्वेस्ट किया है, वो भी प्रमोटर ग्रुप। अगर तुम सेबी हो और तुम्हारे सामने एक आदमी खड़ा है, तो उसके सर पे तुम लाद रहे हो ये भी तुम्हारा प्रमोटर ग्रुप है, ये भी तुम्हारा प्रमोटर ग्रुप है, तो तुमने इसमें शेयर खरीदे तो क्यों नहीं डिस्क्लोज किया, इसको पब्लिक में क्यों दिखाया। पर्पज है ये जितने भी नाम आ रहे हैं वो प्रमोटर कैटेगरी में आएंगे, प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की कैटेगरी में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में। इनमें से आप किसी को भी पब्लिक कैटेगरी में नहीं दिखा सकते। ओके। लिस्टेड कंपनी में अगर इनमें से किसी ने भी शेयर होल्ड किए हैं, जो भी आपने कैटेगरी फाइंड आउट करी है, तो वो सारे के सारे शेयर प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के उसमें दिखाना है, पब्लिक में नहीं दिखाना। ओके, ये क्रक्स है। एंड हमें ये पूरा इंफॉर्मेशन मोस्टली डिस्क्लोजर्स से पता चलेगा। यस। ओके। और बॉडी कॉर्पोरेट है तो सर मुझे एक डाउट है, अगर प्रमोटर वो बंदा जो प्रमोटर है
हाँ वो डायरेक्टर नहीं है, हाँ, he does not have den and कोई मतलब नहीं, मतलब हाँ जरूरी भी नहीं है कहीं पर भी। हाँ जरूरी भी नहीं है, देन मैं उसे डिस्क्लोजर तो लूंगी ही नहीं ना, लेकिन जो आदमी बिकॉज आपको जब आप लिस्टेड कंपनी में हो तो आपको प्रमोटर की लिस्ट तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना। तो जब आप एनुअल टर्न में भर्ती हो, तो जब शेयर होल्डर्स को भर्ती हो तो शेयर होल्डर में उसके आगे प्रमोटर लिखती हो। करेक्ट, तो ये डिस्क्लोजर एनुअल टर्न में आ गया ना उसका नाम, कि ये आदमी जो है वो पूछे ना हाउ मेनी आर प्रमोटर एंड हाउ मेनी आर पब्लिक। नो दैट इज राइट, बट माय क्वेश्चन इज मैं जब ये इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, मतलब आई वांट टू नो हु इज अ प्रमोटर, मैं अब इसमें एक्सट्रैक्ट ये है ना, कैसे करूँ देखो वो मैं यही इंफॉर्मेशन। बोल रहा हूँ, अब मैं यही बोल रहा हूँ। अब अगर सपोज आप एक कंपनी में गई जिसमें ऑलरेडी शेयर्स हाँ इशूड है, राइट, हाँ ये शेयर कहाँ से इशू किए होंगे? आईपीओ से, लिस्टेड कंपनी थी, हाँ तो उसने ऑफर डॉक्यूमेंट में ये पूरी की पूरी लिस्ट छाप रखी होगी उसके अंदर। हाँ, लाइक वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो मैं उससे वो लूंगी, पब्लिक जैसे कि डॉक्यूमेंट ही है, वो ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफर पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट है, आपको हाँ अभी भी आपको अपने प्रोस्पेक्टस, आप को जरा और प्रैक्टिकली देखना, गूगल में मारो कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट निकालो और प्रमोटर वाले पैराग्राफ में चले जाओ। ओके ओके तो ये जो अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करी है, उस क्लासिफिकेशन के आगे वहां पे सबके नाम दिए होंगे किसी ओके। भी कंपनी में। तो अगर अगर मुझे वो प्रमोटर सपोज, ठीक है, ऑफर डॉक्यूमेंट के टाइम पे जो लिस्ट ऑफ प्रमोटर्स थे मैं वो ले ली, हाँ दैट पर्टिकुलर थिंग आई टुक, अभी 1 year हैज लैप्स्ड, हाँ। अभी मुझे वापस लाइक वो क्वार्टर अब इज ये अब मैं आपको लैप्स्ड। क्वेश्चन समझ रहा हूँ, और इसका आंसर सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, डिपेंड करता है प्रमोटर कोऑपरेटिव है नॉन कोऑपरेटिव है, डरता है कि नहीं डरता है। ओके ओके अगर कोऑपरेटिव है तो आप उसको लिस्ट दोगी, वो भर के दे देगा। नॉन कोऑपरेटिव है ओके तो आप बोलोगे कि सर अभी सेबी आ जाएगी और बोलेगी देखो आपके चाचा ने शेयर खरीदे हैं और आपने डिस्क्लोज नहीं किए, तो आपके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। वो ओके डर गया तो बोले ठीक है मैं भी ये भरवा के देता हूँ आपको। अगर नहीं डरा तो बोले साहब आपकी कृपा, अगर किसी दिन इंक्वायरी हुई और पता चला नीचे ये जो एक्स वाई जेड आदमी के नाम पे शेयर है, ये आपके प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में और आप इसको पब्लिक में दिखा रहे हो, तो कल को आप फंसोगे। ओके ओके। सो मतलब जहां ये पर होता इवन है, आई कैन ये ऐसा रीच नहीं आउट है, टू सुनो, प्रमोट। ये रियली में ओके होता है। अभी समझो आपके प्रमोटर की साली ने शेयर बेच दिए, ओके आपको दिख गया कि ये बेच दिया इसने, 10 लाख से ऊपर के शेयर बेच दिए, तो आप क्या ओके बोलोगी कि सर ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग का केस बन गया, उनसे हमें डिस्क्लोजर लेना है। अब प्रमोटर बोलेगा वो मेरी बात सुनती नहीं, मेरी बीवी नहीं सुनती, साली कहाँ से सुनेगी, तो मैं क्या करूं? तो आप सिर्फ उनको बताओगे कि देखो एज पर लॉ शी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज बीइंग पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, क्योंकि वो आपकी स्पाउस की इमीडिएट रिलेटिव है, तो शी ओके इज प्रमोटर ग्रुप, शी इज इनसाइडर। ओके अब अगर आप उससे बात करके डिस्क्लोजर नहीं दिलवाओगे तो कल को वो बेचारी कभी सेबी की इन्वेस्टिगेशन हुई तो फंस जाएगी। अगर आपने उसके शेयर प्रमोटर ग्रुप में इंक्लूड नहीं करे हुए हैं, ये बोल के कि वो तो मेरी सुनती नहीं, हमारे कोई उनसे संबंध नहीं है, तो वो लॉ नहीं मानता है वो बातें। ये सब चीजें मैंने फेस की हुई हैं, ओके ओके राइट, कि मैं वो शेयरिंग पैटर्न देखता हूँ, सर ये तो आपकी साली है, ये आपका ओके दामाद है, ये आपका लड़का है, पर वो बोलता है मेरी बात ही नहीं सुनता, तो मैं कैसे उसको कह दूं? ओके। ट्रेडिंग विंडो में शेयर बेच के खड़ा है। आप जनरली वो पर्टिकुलर, पहले रिकॉर्डिंग बंद करूं, अगर इंक्वायरी खत्म हो गई तो रिकॉर्डिंग बंद करूं, जनरल बात करनी है तो अपन। हाँ 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 अब ये क्लियर है, प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप क्लियर है एकदम। हाँ, इट्स क्लियर। अभी रात को हम लोग वो करने वाले हैं आरपीटी, अगर रहेगा तो बताना। हाँ ओके।